देखो, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, तो एक बार थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि सबसे पहले वेव क्या होती है ना। वेव इज अ पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस। वेव क्या होती है? एक डिस्टरबेंस का पैटर्न होती है। जैसे अगर हम पानी के अंदर पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी के कुछ पार्टिकल्स इस तरह का कुछ पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? वेव, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं, वेव होती है ना। वो दो टाइप की होती है ना। मेनली दो टाइप की हम बोलते हैं। कौन कौन से? एक मटेरियल, एक होता है मटेरियल वेव, एक होता है नॉन मटेरियल वेव। बाद में हमें मालूम चला था एक कि तीसरे टाइप का भी वेव होता है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, ठीक है। मटेरियल वेव क्या होते हैं? जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। और नॉन मटेरियल वेव क्या होते हैं? जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, तो हमने जो लाइट के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, पार्टिकल नेचर के बारे में उसके, किसमें? रे ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, यानी लाइट का वेव नेचर होता है, जिसको हाइजेंस ने सबसे पहले बताया था। और जो ये जो नेचर होता है, वेव नेचर, ये कई ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उनको भी ये एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए इसको फिर कंसिडर किया जाने लगा। तो हाइजेंस ने ही सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी इसके ऊपर, ठीक है। तो हाइजेंस की वेव थ्योरी, जो हाइजेंस थ्योरी थी वो क्या क्या थी? तो सबसे पहला जो हाइजेंस का प्रिंसिपल था, हाइजेंस की जो थ्योरी थी वो क्या था कि एवरी पार्टिकल, क्या बोला था हाइजेंस का प्रिंसिपल में? एवरी पार्टिकल ऑन अ गिवन वेवफ्रंट। जैसे अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात करते हैं किसी वेव की, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह का वेव बना लेते हैं, ऐसा, है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एक मिनट, यहाँ पर किसी टी भैया टाइम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, किसी टी टाइम पर किसी भी वेव को अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे जितने भी मान लो जैसे इस वेव फ्रंट को हम देख रहे हैं ना, इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस के जैसा काम करेंगे। मतलब कि ये जो पार्टिकल हैं वो आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, फिर इस टाइम पर इस वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे और ये अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे। तो किसी भी वेव फ्रंट को अगर उठा लो तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुद वो पार्टिकल किसी से डिस्टर्ब होंगे तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हुआ होगा, है ना। और बाद में ये जिसको करेंगे डिस्टर्ब, तो इसीलिए खुद का नाम क्या पड़ जाता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो ये हम वर्ड यूज करते हैं कई जगह, ओके। अच्छा, दूसरा क्या था कि जो वो पार्टिकल्स हैं वो किसी टी टाइम में क्या करेंगे? स्फीयर को तैयार करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट को तैयार करेंगे। और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर हम टेंजेंट को ड्रॉ करके नया वेव फ्रंट बना सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर इस वेव फ्रंट पे देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स क्या बनाएंगे? वो वेवलेट बनाएंगे। वेवलेट मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्फीयर कह सकते हो। तो ये छोटा छोटा स्फीयर बनाएंगे। तो ये जो छोटा छोटा स्फीयर बनाएंगे, इन स्फीयर के ऊपर हम अगर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या होती है? जो टच करके जो लाइन जाएगी। तो यहाँ पे टेंजेंट को अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देगा? वो हमें नया वेव फ्रंट देगा, ठीक है। और यही प्रोसीजर ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा। अब ये नया वेव फ्रंट जो है, अब इस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, वो नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जैसे काम करते हैं, तो उसके ऊपर स्फीयर बनेंगे और उस स्फीयर के ऊपर फिर टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो ऐसे करके वेव फ्रंट बनता हुआ जाएगा। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल था। हाइजेंस प्रिंसिपल दो स्टेट में जरूर ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्या कि at a given wavefront every particle act as a new source of disturbance known as secondary source of disturbance, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? tangent drawn at the surface of wavelet give the
न्यू वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा वेव फ्रंट हमने पढ़ा था क्या होता है। वेव फ्रंट होता है द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, यानी जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो क्या होता है, बेसिकली वो लोकेशन होता है उन सभी पार्टिकल्स का जो कि सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता हम कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। और वेव फ्रंट कितने टाइप्स के थे, याद है हमने पढ़ा था वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ, भूल गए। वेव फ्रंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल और प्लेन वाला। प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है, पॉइंट चार्ज या हाँ वैसे। पॉइंट सोर्स होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। हाँ, ठीक है, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स जैसे लाइन हो गया या लाइन सोर्स, हाँ वैसे। जैसे हाँ। एक ट्यूबलाइट होती है ना, तो एक ट्यूबलाइट हाँ, लाइन की फॉर्म में होती है ना, तो वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। अच्छा प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट शीट कब टाइप। बनता है, हाँ शीट टाइप। शीट तो वो तो प्लेन वेव फ्रंट हो, उसका सोर्स क्या है, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कहाँ होने चाहिए, वो होने चाहिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमारा कोई सा भी सोर्स हो सकता है, पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स, बट कंडीशन के वो कहाँ पे होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उनके जितने भी वेव फ्रंट आएंगे वो हमें कैसे नजर आएंगे, वो हमें प्लेन ही नजर आते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एक्ट एज अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट वो बनाते हैं। ठीक है, भैया एक बार प्लेन वेव फ्रंट वापस बता देना। प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जब हमारा कोई सा भी सोर्स, चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइन सोर्स हो, वो सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर रहता है तो उससे हमेशा प्लेन वेव फ्रंट ही बनता है। जैसे कि सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम बोल सकते हैं, है ना, वहां से हम्म। जितनी भी क्या कहते हैं हमारे पास वेव फ्रंट आ रही है वो किस फॉर्म में आती है, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सन से तो स्फेरिकल टाइप का ही आता है, लेकिन उसके सामने हमारा जो ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो अर्थ पर खड़े हैं हम तो उसके रेडिएशन के सामने, स्फेरिकल रेडिएशन के सामने तो कुछ नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए हमें लगता है कि वो सीधे प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई भी सोर्स, चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइन सोर्स हो, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो उस टाइम पर कैसा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, समझाया था मैं उस दिन, ध्यान होगा कैसे, क्योंकि मान लो जैसे कि यहाँ पे ना सन है, अब सन से तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही आ रहा है ना, ऐसे करके स्फेरिकल वेव फ्रंट ही आ रहा है। अब यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट जो आ रहा है और हम बैठे हुए हैं यहाँ अर्थ पर ये रहे, अब हमारे सामने क्या है कि ये स्फीयर तो पूरा दिखाई देगा ही नहीं, है ना, हमें क्या दिखाई देगा, मान लो ये छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, ये छोटा सा पार्ट दिखाई देगा। अब ये जो छोटे से पार्ट है ये हमें शीट जैसे दिखाई देते हैं, हमें लगता है बस शीट आ रही है, शीट मतलब यहाँ पे इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट हमसे टकरा रहा है। तो इसीलिए कोई सा भी सोर्स हो, चाहे पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स, वो इनफाइनाइट पर अगर होता है तो उसको हम वो कैसा वेव फ्रंट बनाते हैं, वो प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं। ठीक है, आया समझ, समझ आया शिवानंद। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाँ। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है। ठीक है, देखो जो ये वेव थ्योरी आई थी इसने वो 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन करा, कौन कौन से, जैसे हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लेकिन उनके साथ साथ उनको बाकी भी फिनोमिना तो एक्सप्लेन करने थे, जो कि रे ऑप्टिक जिसको एक्सप्लेन करता है या पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिना भी तो एक्सप्लेन करने होंगे इनको। तो ये कैसे करते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से, तो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो ये तुम्हें यहाँ पे करना होगा इसकी डेरिवेशन। ठीक है, कैसे करेंगे तो इसको यहाँ पे ध्यान से समझना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, क्या कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होता है, क्या
डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होता है और वेव फ्रंट जो होते हैं वो कितना एंगल बनाते हैं बताओ। जैसे ये हमारे पास मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, वेव के चलने की डायरेक्शन है, और ये हमारा वेव फ्रंट है। कितना एंगल बनता है इनमें, ये सब कितना एंगल बन रहा होता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एंगल बन रहे होते हैं 90 के। ये वाला पॉइंट मैंने बताया था कि जो कोई सा भी वेव फ्रंट ले लो, है ना, और वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। याद है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज होता है, उस चार्ज का स्फीयर, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और जो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही होंगी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होता है वो सरफेस के हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट के हमेशा क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, समझ आया ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, है ना। रिफ्लेक्शन को कैसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को समझना। ओके, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिरर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये एक मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, और अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराने वाले हैं। प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएंगे कैसे, ये देखो ये मैंने बनाया है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है, अब सन कहाँ पर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, और सन से आने वाले वेव फ्रंट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं किसी सरफेस पर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम प्लेन वेव फ्रंट को, ये सब क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट को क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं अपने इस मिरर पर। अब इस मिरर पर अगर इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके ये इधर जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो कैसे जाता है, यहाँ पर देखो, ये ये देखो, ये प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इस तरह से आए, जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आए, और इस सरफेस से टकराएंगे, इस सरफेस से टकराने के बाद क्या चले जाएंगे, इधर इस तरह से चले जाते हैं। अब ये कैसे क्या हो रहा है, तो ध्यान से समझना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये जो लाइनें मैंने दिखाई हैं, ये वाली और ये वाली, है ना, ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारे प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ये चल रही हैं, वो उसकी डायरेक्शन, यानी कि ये जो इस टाइप का आ रहा है, एक सेकंड मेरे को कैमरा थोड़ा सा ऑन करना पड़ेगा ताकि तुम्हें समझा सकूं। ये वीडियो दिख रहा है ना मेरा इधर, दिख रहा है क्या? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना आप जरा। जो ये हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, इस तरह से आती है, जैसे कि यहाँ आप देखो, इस तरह से आई यहाँ पे, और फिर जाकर के ऐसे करके इस तरह से चली जाती है। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है, जो ये वाली लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लेकिन जो ये इस तरह से लाइनें आ रही है ना, यहाँ पर इस टाइप की ऐसे लाइन आ रही है, ये क्या आ रही है, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ये आ रही है, उनमें से हम यहाँ पे बात करेंगे इस वाले वेव फ्रंट की, यानी वो पहला वाला वेव फ्रंट, वो पहला वाला जो वेव फ्रंट जो सबसे पहले इस सरफेस पे टकराया है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो यानी कि हम इस वाले वेव फ्रंट को अगर ध्यान से देखेंगे, तो इसने जो यहाँ पर एंगल बनाया होगा, देखो ध्यान से, ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर ये जो एंगल बनाया होगा, ये हमारा एंगल कितना होगा, ये हमारा एंगल हम बनाएंगे आई, क्या है, आई। ठीक है, ये फर्स्ट वाले इसकी हम बात कर रहे हैं, ये पहला वाला जो वेव फ्रंट है हमारे पास, ये जितना एंगल बना रहा है वो क्या है, आई है। ओके, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझो कि जो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल होगा और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, कौन सा पार्टिकल, पॉइंट सोर्स पार्टिकल, हमने पढ़ा था हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से कि ये जो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, इस प्लेन वेव फ्रंट पे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मतलब यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो तुम इन दो पार्टिकल पे बस फोकस करना, एक इस वाले पार्टिकल पर और एक इस वाले पार्टिकल पे। ठीक है, मुझे वीडियो एक सेकंड बंद करता हूँ, स्लो हो रहा है ये। हाँ, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पार्टिकल और यहाँ जो पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व करना। अब मैंने कहा कि ये जो पार्टिकल है टी टाइम में कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, मान लो कि हमने बोला कि ये 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे आ गया, हालांकि 2 सेकंड बहुत लंबा टाइम है, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा ही है ना, तो हमने वैसे समझने के लिए माना कि मान लो 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक आया है, और ये जो पार्टिकल होगा क्या वो यहीं पे बैठा रहेगा, तो आंसर है नहीं, ये भी जाएगा, किधर जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो करके इधर कहीं आ जाएगा। तो टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा है इसको, है ना, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है। मतलब अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये नीचे वाले को मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पी क्यू नाम दे रखा है, तो वही नाम मैं दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, क्यू, और इसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर आर, और ये वाले को क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे एस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ से आर पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आने में, है ना, ये जो पार्टिकल टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, तो हमने कह दिया कोई टी टाइम लगा हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लग गया। ठीक है, अब ये वाले पार्टिकल को यहाँ से आने में कितना टाइम लगा होगा, इसे भी सेम ही टाइम लगा, यहाँ पे टी टाइम लगा यहाँ पर भी। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस हुआ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लाइट के ये पार्टिकल्स हैं, है ना, उन सभी की स्पीड तो सेम ही है, क्योंकि वो अभी ऊपर ही इसी मीडियम में मूव कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम टी लगा है सेम स्पीड के साथ, उतना ही यहाँ पे भी टाइम लगा सेम स्पीड के साथ। तो हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं
ये आर क्यू जो है, आर क्यू क्या है, वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो आर क्यू जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, सी इनटू में टी। सी क्या है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट है, टी इज दी टाइम। अच्छा, अब ये पी एस की वैल्यू क्या होगी फिर इसमें, तो पी एस यानी ये जो पार्टिकल है पी से एस तक आया है, अब इसने इसकी स्पीड क्या है, तो उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो सी, और टाइम कितना लगा, टी। तो सी टी और ये सी टी सेम ही तो है, तो इसका मतलब क्या है कि आर क्यू जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर पी एस के इक्वल है। समझ रहे हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, तो ये जो हमारे पास पी आर क्यू, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है ना, देख रहे हो, ये वाला जो छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल मुझे बता सकते हो कितने का है, ये छोटा सा एंगल जो है यहाँ पे, ये वाला कितने का होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल कितना है, और ये वाला एंगल कितना है, ये दोनों एंगल बताओ। 90 90 90 क्यों, 90 क्यों होगा, बताओ। क्योंकि हमने भी पढ़ा था ना कि ये क्या है, ये जो इस तरह के, ये हमारे वेव फ्रंट है, और ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वेव फ्रंट कितना एंगल बनाते हैं, 90 बनाते हैं, तो इसीलिए 90 का है। सेम इसी तरह से ये क्या, ये रिफ्लेक्टेड, ये जो रिफ्लेक्ट हुए ना उसके बाद वाले वेव फ्रंट है ये, तो ये हमारे पास वो वेव फ्रंट है जो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ एंगल बनाए, तो ये भी कितना होगा, 90। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है पी आर क्यू और ये पी एस क्यू, इसमें हमें दो एंगल इक्वल दिख गए। कौन से एंगल, आर इज इक्वल टू एस, क्यों, क्योंकि वो 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक तो एंगल इक्वल दिखा, है ना, और हमें दो साइड भी इक्वल दिख गए। कौन से, मैंने भी बताया था पी क्यू जितना होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एस के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो ये आर क्यू जो हमारे पास, ये आर पॉइंट है, ये क्यू है, तो आर क्यू जो डिस्टेंस है ये पी एस के इक्वल आ जाएगा ना, तो ये एक तो ये चीज इक्वल है। एक और चीज इस ट्राइंगल में इक्वल है, कौन से ट्राइंगल में, पी आर क्यू ट्राइंगल में और पी एस क्यू में, बताओ वो क्या चीज इक्वल है, वो क्या चीज इसमें इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पे, पी आर क्यू ये छोटा सा ट्राइंगल और पी एस क्यू ये वाला छोटा सा ट्राइंगल, इसमें क्या इक्वल है, और तो यहाँ पे नीचे जो ये बेस है ना पी क्यू, ये ध्यान दो, ये पी क्यू तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ये पी क्यू आ रहा है, पी आर क्यू इस वाले ट्राइंगल में भी, पी एस क्यू इस वाले ट्राइंगल में, तो पी क्यू तो कॉमन हो गया। तो ध्यान दोगे तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल पी आर क्यू और एक पी एस क्यू, इसमें दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर दो साइड और एक एंगल इसमें इक्वल हो गए तो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये वाला साइड था, सॉरी ये वाला हमारे पास वेव फ्रंट था, इसने एंगल कितना बनाया था यहाँ पे आई, तो ये पहला वाला जो वेव फ्रंट होगा, ठीक है, ये इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, आर। समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम, आर। यानी कि जो ये इंसिडेंट हमारे पास वेव फ्रंट है उसमें पहला जो वेव फ्रंट सरफेस को टच करा है उसने कितना एंगल बनाया यहाँ पे, आई बनाया है, और पहला जो वेव फ्रंट जो इस सरफेस से एंगल बना रहा है वो कितना है, आर है। ठीक है, कितना है वो, आर। ये आर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो लिखा है। अच्छा, ये वाला समझ आया कि एंगल आई और एंगल आर हमने कैसे लिया, एंगल आई और एंगल आर ये हमने कैसे लिया है, ये वाला पॉइंट, ये समझ आया, प्रीति, आर्यन, शिवानंद, हाँ भैया। आ गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल हैं दो, उन ट्राइंगल्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास पी आर क्यू, हमने लिया यहाँ पे पी आर क्यू, ये वाला ट्राइंगल, इधर मैं करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से मालूम चल जाए। एक सेकेंड,
देखो, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू एंड इन ट्राइंगल, कौन सा दूसरा ट्राइंगल लिया हमने, पी एस, ये वाला पी, ये एस और ये क्यू, पी एस और क्यू। अब देखो हमने अभी क्या क्या बताया कि इनमें क्या क्या चीजें इक्वल है ना। तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास एंगल आर है और एंगल एस है वो इक्वल थे। यहाँ पर देख सकते हो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस, क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और ये पी क्यू तो दोनों में आ रहा है, ये पी आर क्यू इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ये पी क्यू, और पी एस क्यू इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, क्योंकि वो कॉमन है, क्योंकि वो कॉमन है। और तीसरी साइड कौन सी इक्वल है इसमें, तो अभी बताया था आर से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है, क्या, आर से लेकर के क्यू तक का जो डिस्टेंस है यानी आर क्यू, या आर क्यू किसके इक्वल होगा, पी एस के, किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड इनटू में टाइम उनके सेम है। तो अब दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे सिमिलर नहीं, हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे क्योंकि साइड ही इक्वल हो रहे हैं, एंगल भी इक्वल हो रहे हैं, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट का साइन था। याद होगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फर्क होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होना। तो ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू किसके है, पी एस क्यू के इक्वल है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो सारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी, जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल से जो हमारे पास एंगल आई है, जो एंगल आई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान देना जरा, जो वेव थ्योरी के हिसाब से हमने मैथमेटिकली ये प्रूव करके दिखाया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, लेकिन जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था उसमें थ्योरेटिकली ये बोल रहे थे कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। और वेव थ्योरी क्या करता है, उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। तो ये था हमारे पास क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो बड़ा सिंपल है, वही 10th का हमने जो मैथ पढ़ा है ना वही हमने लगाया, और उसी से हमने क्या प्रूव करा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। तो इससे हमने बताया कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं। यही हमने यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना के शो कर रखा है। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। भैया आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, एक बार वापस से वो लास्ट में क्या बताया एक बार। मैंने बताया कि जो हमने ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है ना, ये वाला दिख रहा है, हम्म। तो वो हमने बस वही दो साइड को इक्वल करा, और जो हमारे पास दो एंगल थे उसको इक्वल करा, और हमने अच्छा, जो एंगल हमने बीच में पहले निकाला वो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो इक्वल हो गए, और इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आ गया। तो हमने इसमें मैथमेटिकली प्रूव करा कि एंगल आई इक्वल टू है एंगल आर के। ठीक है, लेकिन हम रे ऑप्टिक्स में क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकली बता रहे थे ये चीज कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, बट हम वेव थ्योरी से मैथमेटिकली इसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये, ठीक ठीक। हाँ तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो यहाँ पे ये समझा। अब इसमें ना मैं तुम्हें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, जो बारीक पॉइंट है। आ, ये है तो इजी सा आसान सा, बट वो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि क्या कैसे लग रहा है। ध्यान दो, कई बच्चे इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो यही हमारे पास अगर इंसिडेंट रे है, तो पहले तो हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल आई ले रहे थे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो पहला हमारे पास वेव फ्रंट है वो जो एंगल बना रहा है वो आई है, तो ये कैसे इक्वल हो रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये चीज थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि पेपर में तुम्हें ये करना नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पता रहना चाहिए और माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले हम इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे थे आई, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये पहला वेव फ्रंट है वो सरफेस के साथ एंगल आई बना रहा है, वो कैसे बना रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, तो यहाँ पे समझो, मान लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल ने इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना बनाया है, ये हमारा आई है।
ठीक है, ये वाला आई समझ रहे हो। और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये वाला एंगल कितना है। यहाँ पर हमें निकालना है कि ये वाला एंगल कितना है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें कौन सा एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारे पास जो ये इंसिडेंट रे है, इसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव भी तो बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेव फ्रंट है। और अभी हमने बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है और जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट होता है वो कितना एंगल बनाता है, वो एंगल बनाता है यहाँ पर 90। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 का। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल आई है और ये जो हमने इसको मान लिया है 2, ये एंगल 2 है। एंगल आई प्लस एंगल 2 कितना होगा, तो ध्यान दो, यहाँ पर एंगल आई प्लस में ये एंगल 2 जो है, ये दोनों मिलके देंगे 90 डिग्री। कैसे पता, देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और जो ये प्लेन वेव फ्रंट है वो आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 का बनाएंगे। तो एक तो ये चीज क्लियर है। दूसरा अगर ध्यान दोगे तो ये जो हमारे पास ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, इसको मैं फिलहाल के लिए क्या बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ। तो ये एंगल 3 है, ये भी तो 90 है। वो कैसे, तो ये वाला हमने नॉर्मली तो खींचा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 का सम भी कितना होगा, 90 का होगा। देख सकते हो, ये जो हमारे पास नॉर्मल है, ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल है 2 और ये वाला एंगल 3। तो 2 प्लस में 3 कितना हो रहा है, ये भी पूरा हमारे पास क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो एंगल 2 प्लस 3 इज 90। अब दोनों को इक्वल कर दो। अगर दोनों को इक्वल करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल 90 के, तो एंगल आई प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 3 आ जाएगा। अब एंगल 2 से एंगल 2 को काटा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब एंगल आई की जो वैल्यू है वही एंगल आई 3 की वैल्यू है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये ले लिया था कि पहला जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, तो वो आई ही बनाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट आई क्यों लिया था, क्योंकि ज्योमेट्रिकली भी अगर ध्यान दोगे तो अगर ये आई होता है, ये जितना एंगल होता है उतना ही ये वाला भी एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि पहला जो हमारा वेव फ्रंट है वो एंगल कितना बना रहा है, आई बना रहा है। कैसे बना रहा है, तो ज्योमेट्रिकली भी हम उसको ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी पता कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना कि पहला जो वेव फ्रंट टकराएगा इस सरफेस से वो एंगल कितना बनाएगा, आई। उसी तरह से पहला जो वेव फ्रंट जो इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगा इधर, वो कितना एंगल बनाएगा, एंगल आर बनाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ये समझ आ गया पॉइंट। हाँ भैया। ठीक है, प्रीति, मानसी, आर्यन, ये पॉइंट्स क्लियर हैं। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद हाँ हमने भैया। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन के बाद अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन को कैसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो, रे ऑप्टिक्स में हमने थ्योरेटिकली ये सब बातें करी थी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, बट इसमें मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ सच में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ओके, तो अब रिफ्रैक्शन को कैसे हम वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, जो इसके डायग्राम है वो बड़े ध्यान से बनाना, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन स्केल पेंसिल से। ओके, क्योंकि पहला इंप्रेशन डायग्राम पे जाता है इसी वजह से। ओके, तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे ना तो सही से बनने लगेगा पेपर में, वरना बहुत मिस्टेक होती है इसमें। चलो अब यहाँ पे समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी वेव थ्योरी से कैसे हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। और जो ये हम रिफ्रैक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब कि मान लो हमारी जो लाइट है वो एयर से किस में आ रही है, ग्लास में आ रही है, एंटर कर रही है, तो हम रेयर से डेंसर के लिए ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर याद होगा हमने रिफ्लेक्शन में तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करा था, लेकिन रिफ्रैक्शन में हमने लॉ कौन सा पढ़ा था, स्नेल्स लॉ। तो उसमें स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है ना। तो स्नेल्स लॉ हम कैसे प्रूव करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, अच्छा, जो हमारे पास यहीं पे डायग्राम बना जगह है, चलो इधर ही बना देता हूँ। देखो, स्नेल्स लॉ क्या था, याद है क्या, स्नेल्स लॉ क्या था,
म्यू इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन, हाँ साइन आई बाय साइन आर, ठीक है ये था। और म्यू किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना एक और फॉर्मूला था, है ना, वो कौन सा? तो वो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला था, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम का रेशियो। याद है ये वाला फॉर्मूला? पहले वाले मीडियम में वेलोसिटी अपॉन में दूसरे वाले मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो भी क्या आता है? म्यू के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे। अब उससे पहले हम बनाएंगे इसमें रे डायग्राम। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का ग्लास सरफेस है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? ये ग्लास सरफेस है, ठीक है। अब इसमें हम लाइट को कराते हैं इंसिडेंट। कैसे कराएंगे? तो लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं मतलब प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा रहे हैं। प्लेन वेव फ्रंट क्यों? क्योंकि हम सन से जो लाइट आ रही है या किसी सोर्स से जो आ रही है ना, उसको हमने बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो सब वहां से कैसे आएंगे वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट आएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेन वेव फ्रंट लेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने दो लाइनें जो ये बनाई है, ये क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, यानी वेव के चलने की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर? इस तरह से ये जो बनाते हैं इनको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो ये है वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये हमारा ये क्या हुआ? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, ओके। अब पहला वाला जो प्लेन वेव फ्रंट है, वो जो एंगल बना रहा है इसमें, वो एंगल कितना बनाएगा? तो अभी हमने पढ़ा था, जो वो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा उसको क्या नाम देते हैं हम? यहाँ पर आई, यहाँ पर आई नाम देते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना, हमारा ऊपर वाला कौन सा मीडियम है? ऊपर वाला एयर वाला मीडियम है, यानी रेयर मीडियम है, ठीक है। और नीचे वाला कौन सा मीडियम है? ये है ग्लास या डेंसर मीडियम कह सकते हो। ये क्या है हमारे पास? डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे समझो इस चीज को कि ये जो पहला वेव फ्रंट है जो इस सरफेस से टकराया है, हम उसके ऊपर रखे हुए पार्टिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी गिवन टाइम पर किसी भी गिवन वेव फ्रंट के जितने भी यहाँ पर वेव फ्रंट पे पार्टिकल्स होते हैं, वो नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस के जैसे काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हम सिर्फ दो पार्टिकल पे फोकस करेंगे अपना, एक इस वाले पार्टिकल पर और इस वाले पार्टिकल पर। अब मैंने कहा तुमसे कि 2 सेकंड में ये वाला पार्टिकल कहीं गया होगा, 2 सेकंड में ये भी पार्टिकल कहीं गया। अब कहाँ पे गया? तो मैंने कहा कि 2 सेकंड में ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे बैठा तो नहीं रहेगा, वो भी जाएगा, लेकिन ये पार्टिकल क्योंकि अब सरफेस पर ही है तो वो तो अब एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ये वाला अभी तक एयर में ही है, एयर में यहाँ से यहाँ तक आया है, कितने टाइम में? टी टाइम में, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल जो है वो अब इस मीडियम में एंटर कर गया है। तो क्या दोनों की स्पीड सेम रहेगी? इसकी और इसकी स्पीड क्या दोनों की सेम रहेगी? बताओ मुझे। नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरा वाला, ये वाला जो पार्टिकल है, ये तो एंटर कर चुका है ग्लास के अंदर, लेकिन ये वाला पार्टिकल अभी एंटर नहीं करा, वो एयर में ही है। तो एयर में जो पार्टिकल है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी कम रहेगी एज कंपेयर टू ये पार्टिकल? एयर वाले की ज्यादा रहेगी ज्यादा रहेगी, और जो डेंसर में कम। वो रहेगा कम हो जाए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड में मान लेता हूँ क्या है? v1 है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है इसकी कोई v2 होगी, है ना, ये हमने v2 मान लिया है। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, ये चीज है। अब यहाँ पे समझो कि इसकी स्पीड अगर कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये तो लार्ज डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर गया। कितना डिस्टेंस है वो? तो स्पीड इनटू टाइम ही डिस्टेंस होता है। तो ये जो डिस्टेंस आया है वो है v1t। अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस इतना कवर नहीं कर पाएगा, बल्कि थोड़ा कम करेगा कवर। तो थोड़ा कम कितना? तो वो यहाँ पर थोड़ा कम कवर करेगा कुछ ऐसा, मान लेते हैं ये ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। अब मैंने ये इसको इधर क्यों करा, है ना, इधर यहाँ पर क्यों नहीं गया? तो इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि ये यहाँ पे ना
ये वाला पार्टिकल की स्पीड अगर कम हो गई तो ये वाला पार्टिकल कुछ इधर टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे? तो मान लो जब हम रोड पर चलते हुए जाते हैं, है ना, और हमने अपने एक पैर को रोका है लेकिन दूसरे पैर को नहीं रोका, तो क्या होता है? हम रोटेट कर जाते हैं ना। मान लो कहीं भी तुम अगर टर्न लेते हो तो अपने एक पैर को रोक करके ही दूसरे से टर्न लेते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी एक पैर की स्पीड अगर कम हो जाती है दूसरे पैर के कंपैरिजन में, तो हमेशा तुम स्ट्रेट पाथ में नहीं चलोगे, तुम टर्न लेना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या बोला है? इस चीज को जरा गौर से करना, समझना कि अगर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो गया और डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो ये अब ये कैसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा? ये रोटेट कैसा बनाएगा? यहाँ पर ये बनाएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस इतना ही हुआ खबर, और ये वाला इतना। अब इसी के पैरेलल में अगर सीधे ये जाएगा तो ये कुछ जाता है ऐसा। इसको थोड़ा सा क्लीन बनाता हूं मैं। यहाँ पर ऐसे कुछ, ये देखो मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करा है ये थोड़ा कम होगा और ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जो ये शॉर्टर वाला होता है, मतलब डिस्टेंस कम होता है, ये प्लेन वेव फ्रंट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इधर टिल्ट हो गए तो ये अब इधर की तरफ आ गए। देखो सीधे सीधे रास्ते में नहीं गए, ये किधर मुड़ गए? ये इधर जाते जाते इधर मुड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुड़ने के पीछे हमने रे ऑप्टिक्स में क्या रीजन बताया था, याद होगा कि हमने रे ऑप्टिक्स में बोला था कि अगर लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या रीजन है कि अगर ये कम डिस्टेंस हुआ है ना, तो ये वाला वेव फ्रंट इधर की तरफ टर्न कर जाएगा। मतलब जैसे मान लो कभी भी अगर रोटेशन हमें लेना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि किसी एक पैर के स्पीड को कम करना ही पड़ता है और दूसरे वाले के कंपैरिजन में, तभी हम टर्न ले पाते हैं। अगर मान लो दोनों की स्पीड सेम ही रही तो हम सेम स्पीड स्ट्रेट लाइन में ही चलते रह जाएंगे, ठीक है। कभी यहाँ पे अगर गौर करा होगा तुमने, जब भी तुम टर्न लेते हो तो हमेशा एक पैर टेक करके दूसरे से हम टर्न ले पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है अगर ये कम होगा एज कंपेयर टू ये वाला, तो ये इधर रोटेट कर जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ तुमसे कि मान लो ये वाला डिस्टेंस कम होता और ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होता तो ये किधर रोटेट करता? ये इधर जाता या इधर जाता? किस साइड जाता? इस साइड या इस साइड? ये यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाता है या राइट की तरफ जाता है? बताओ, समझ आया ये वाला पॉइंट मैंने बताया जो? भैया एक बार फिर से रिपीट करना। दोबारा देखो ध्यान से। इसको मैं यहाँ पर पहले वीडियो को ऑन करता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। देखो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास क्या है, ये दो पार्टिकल्स है ना, अब दोनों की स्पीड सेम है ना। अब दोनों की स्पीड अगर सेम है, अब हमें क्या करना है, टर्न लेना। अगर टर्न लेना है तो हम क्या करते हैं, मान लो मुझे इधर टर्न लेना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जाते इसको होल्ड करूंगा और इसको रोटेट कर दूंगा, है ना। या मान लो इसकी स्पीड को कम कर दूंगा तो ये इधर रोटेट हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर हम जाते जाते हम इसको थोड़ा स्लो करते हैं, इसको फास्ट रखते हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ये ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब भी हमारे पास एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ, तो जब कभी भी हमें रोटेशन अगर लेना होता है ना, तो किसी एक की स्पीड को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है, तभी जा करके वो ऐसे रोटेट कर सकता है। अगर मान लो दोनों सेम स्पीड से रहेंगे तो क्या कभी टर्न लेंगे? कभी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि जो हमने यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पर
ये वेव फ्रंट को इधर टर्न दिया है, क्यों टर्न दे दिया, अपने आप से कैसे टर्न दे दिया, ये सीधे सीधे क्यों नहीं चलेगा, वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर जिस साइड का भी डिस्टेंस कम होगा वो उसी साइड में मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये वाला डिस्टेंस तो कम है ना, क्यों कैसे कम है यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे स्पीड क्या है इसकी v1 है, और टाइम तो दोनों में सेम लिया t, इसमें भी टाइम क्या ले रहे हम t। तो यहाँ पर कौन सा जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा, तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा है और इसमें वेलोसिटी क्या कम है, टाइम तो दोनों में सेम है ना, इसी वजह से तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, और जिधर डिस्टेंस कम होगा वो उधर ही टर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे इधर टर्न अगर लेंगे तो यहाँ पर वेव फ्रंट कुछ तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जाते हुए, इस तरह से। अब यहाँ पर पहला जो वेव फ्रंट है उसने जो सरफेस के साथ एंगल बनाया है उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, उस एंगल को हम यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा एंगल आर बन जाता है। ओके, तो ये हमारा एंगल आर और ये हमारा एंगल आई। और अभी हमने बताया था कि वेव फ्रंट और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है वो कितना एंगल बनाता है, 90 का। तो ये 90 का रहेगा, सेम यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये 90 का रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और प्लेन जो वेव फ्रंट है वो 90 का एंगल बनाएंगे। तो हमें ना कुछ इस शेप का ये डायग्राम दिखता है, ठीक है, समझ आए यहाँ पे। वापस से एक बार बताता हूँ फटाफट से कि हमने प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराया, पहला जो वेव फ्रंट है सरफेस पे टकराया, उसने एंगल कितना बनाया, एंगल आई, ठीक है। अब ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, और ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, कम डिस्टेंस कवर करता है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, तो वो यहाँ से यहाँ तक ही जा पाया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसकी डायरेक्शन, वेव फ्रंट की डायरेक्शन बदल गई इधर से इधर, देख सकते हो ये वही वाला कॉन्सेप्ट अभी भी फॉलो कर रहा है क्या, कि जब भी रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाता है, अगर नॉर्मल की तरफ ही तो बेंड हुआ है ये, तो ये इधर मुड़ गया। अब हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, तो स्नेल्स लॉ के लिए हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम साइन ऑफ एंगल दिस और साइन ऑफ एंगल दिस ये लेंगे, तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास क्या है, इस वाले ट्राइंगल में हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं कोई, ठीक है, जो यहाँ पे नाम दे रखा मैं वही हिसाब से रखूंगा। ये समझ आया, डायग्राम समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। मानसी, प्रीति, आर्यन, शिवानंद, आवाज आ रही है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर डायग्राम में, नहीं भैया। नो सर। ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें स्नेल्स लॉ लाने के लिए क्या चाहिए, साइन आई और साइन आर चाहिए। कैसे लाएंगे हम साइन आई और साइन आर, तो इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राइंगल कौन से ले लूंगा, ट्राइंगल में लूंगा पी आर क्यू, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पे ले लेते हैं खाली जगह, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल है पी आर क्यू, पी आर क्यू। इस ट्राइंगल में मुझे बताओ साइन आई क्या होगा, साइन आई, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस वाले ट्राइंगल में मुझे बता सकते हैं कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताओ, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, बताओ। PR वाला। पी आर ना बेस है यहाँ पे, कैसे बेस है, तो देखो ये वाला 90 का बन रहा है ना, यहाँ पे 90 का है और यही एंगल है, जिस साइड पर दोनों एंगल रहते हैं वो हमारा बेस होता है, तो ये तो बेस है। और ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये बना हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा है, आर क्यू, ठीक है। ये आर क्यू क्या हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो हम लेंगे यहाँ पर आर क्यू, और हाइपोटेनस कौन सा है हमारे पास, पी क्यू, ये वाला,
पी क्यू, तो ये हमने ले लिया पी क्यू। ठीक है, इसी तरह से अब मुझे बताओ ये वाला जो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा, पी एस क्यू, इन ट्राइंगल पी एस क्यू में साइन आर बताओ क्या है, साइन आर क्या है हमारे पास, कौन सा इसमें परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, बता सकते हो, बताओ। पी एस अपॉन पी क्यू। हाँ, पी एस परपेंडिकुलर हो गया है ना, और ये हाइपोटेनस, तो पी एस अपॉन में पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम पी एस अपॉन में पी क्यू, और हम उसके बाद क्या करेंगे, साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर देंगे, तो वही करते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू ये रही, तो ये क्या है हमारे पास, आर क्यू अपॉन में पी क्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पी एस डिवाइड में पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू को काट सकते हो, यहाँ पे ऊपर क्या है आर क्यू। अब ध्यान देना आर क्यू की वैल्यू क्या है, आर क्यू, ये आर क्यू की वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या है वो वैल्यू, तो आर क्यू जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे v1 इंटू में t के इक्वल है, देख सकते हो वेलोसिटी v1 इंटू में t, तो जो आर क्यू की वैल्यू है, ये आर क्यू की वैल्यू है, ये हमारे पास है v1 t, और इसी तरह से ps की वैल्यू क्या है, ps की वैल्यू हमारे पास है v2 इंटू टी, तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू को, आर क्यू की जगह पे क्या रख लोगे, v1 इंटू में t, और ps की जगह क्या रख लेंगे हम यहाँ पे v2 इंटू में t। अब कौन से टर्म कट रहे हैं यहाँ पे, t से t चला जाएगा, तो क्या बचा v1 अपॉन में v2, तो यहाँ पर साइन i अपॉन में साइन r किसके इक्वल आ गया, ये आ गया v1 अपॉन में v2 के इक्वल। और हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी टू सेकंड मीडियम का रेशियो क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, तो यही तो हमें लाना था, क्या, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया स्नेल्स लॉ कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो मैथमेटिकली हमने इस लॉ को भी प्रूफ कर दिया कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। समझ आया चीज, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ये मतलब नॉर्मल स्नेल्स लॉ में ही वो पुट करके इसको प्रूफ करना है ना, ना 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 ना, वैसे। स्नेल्स लॉ में पुट नहीं करा है, ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ हमें मालूम है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है ना, हमने क्या करा, ट्राइंगल से साइन आई की वैल्यू निकाली और साइन आर की वैल्यू निकाली, है ना, और जस्ट उसको डिवाइड करा, ठीक है, डिवाइड, वो तो हाँ, समझ आ गया। डिवाइड करने के बाद हमें मिला रेशियो किसका, v1 बाई v2 का, और पता है हमें v1 बाई v2 जो हाँ होता है वो म्यू होता है, तो ये प्रूफ कर दिया कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो आएगा वो हमेशा म्यू के इक्वल आएगा, और अगर ये ऐसा आता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, तो इसी को तो हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तो इससे हमने प्रूफ करा कि ये हाँ, स्नेल्स लॉ हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ करा रिफ्रैक्शन को। ओके, तो वही चीज यहाँ पे हमने करके दिखा रखा है। अच्छा, ये म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, और इसको अगर एक्सपेंड करना चाहो तो कर सकते हो, हमने इसे एक्सपेंड करना भी सीख रखा है, म्यू टू बाई म्यू वन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, छोड़ सकते हो, वहां तक भी चलेगा। तो वो था हमारे पास रिफ्रैक्शन किसके लिए, रेयर से डेंसर के लिए। अब हमारे पास डेंसर से रेयर के लिए कैसे करेंगे, तो डेंसर से रेयर में बस डायग्राम थोड़ा सा बदल जाता है, बाकी है वही सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, जो डेरिवेशन करी है ना हमने, सेम वही कुछ है। कैसे बदलेगा इसमें डायग्राम, तो जरा इस डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि पेपर में कोई सा भी आ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी फॉर डेंसर टू रेयर या फिर रेयर टू डेंसर, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों की डेरिवेशन यहाँ पे सेम है, बस डायग्राम थोड़ी सी बदल जाएगी। इस डायग्राम में और उस डायग्राम में क्या फर्क है, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन इसने गलती से लिख रखा है, ये ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अब ये डेंसर से रेयर है, अब डेंसर से रेयर में जब जाते हैं तो किधर जाता था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद होगा। तो यहाँ पर ये प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट कराया, ये जो पहला अब हमारे पास
वेव फ्रंट है जो सरफेस से टकराया है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो इस पे दो पार्टिकल्स होंगे, एक यहाँ पे पार्टिकल होगा और एक यहाँ पे पार्टिकल होगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है और यहाँ जो पार्टिकल है, ये ऊपर वाला हमारा डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला कौन सा मीडियम है? डेंसर। और नीचे वाला कौन सा हमारे पास? रेयरर मीडियम है, एयर वाला बोल सकते हो। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, अब ये पार्टिकल तो दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है और ये वाला पार्टिकल अभी उसी मीडियम में है। मतलब ये ग्लास में ही है हमारे पास पार्टिकल और ये एयर में चला गया, तो इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बताओ, ये वाले पार्टिकल की, इस वाले पार्टिकल की, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ये पहला पार्टिकल हमारा जो इस, नीचे वाला पार्टिकल है। हाँ, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एयर में तो चला गया, अब एयर में तो स्पीड ज्यादा होती है, तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा कम। और जिधर कम डिस्टेंस रहता है उधर ही वेव फ्रंट मुड़ जाते हैं, तो इसीलिए इधर मुड़े हैं। ठीक है, इधर नहीं मुड़े अब की बार, ये इधर मुड़े हैं। तो बस इतना ही करना था कि हमें इसको इधर बनाना है और कुछ नहीं करना है, और डेरिवेशन तुम्हारी सेम उसी तरह से चलेगी। तो समझ आया ये वाला डायग्राम? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? सारा कुछ कॉन्सेप्ट वही वाला है। इस डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा हो गया। ये सेम डेरिवेशन रहेगी इसकी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, पूरा डेरिवेशन डिक्टो सेम कॉपी करना है तुम्हें उसमें। तो एक रिफ्रैक्शन का समझ आओगे तो तुम्हें दोनों के केस आ जाते हैं। बस डायग्राम में इसका ऐसे चेंज आ जाता है, ये इधर चला जाता है, उसमें इधर चले गए थे। तो अब रे ऑप्टिक्स का बताओ, टेस्ट परसों दे दो। रे ऑप्टिक्स का ठीक है भैया।